अब हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक्चुअल में जो हम लोग बात करना चाह रहे हैं वो कुछ इस तरह की बातें हैं कि जब हमारे पास की दो इंसिडेंट वेव कोहरेंट हैं लेकिन उनके बीच का फेज डिफरेंस कुछ अलग है। वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से फेज डिफरेंस कुछ अलग है। ये जो फेज डिफरेंस है ये कुछ पाई के फॉर्मेट में है। ये जो फेज डिफरेंस है ये कुछ पाई के फॉर्मेट में है। तो हम लोग बोलेंगे when the resultant intensity is less than sum of the two intensities incident, तो इस तरह के इंटरफेरेंस को हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। हम लोगों ने बोला था पिछली मुलाकात में कि हमारे पास की रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है R इक्वल अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। हमारा कहना ये है कि जब ये एंगल हमारा फाई इस तरह से हो कि कॉस फाई की वैल्यू निगेटिव आए, जब कॉस फाई की वैल्यू निगेटिव आए तो ऐसे वक्त में हमारा इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड डिक्रीसेस। रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने का मतलब है कि हमारे पास में जैसा कि हमने देखा था फॉर्मूला, जरा उसे हम लोग देखते हैं। हमने जो देखा था फॉर्मूला उसे कि हम लोग R इक्वल अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। जब हम लोग इसे इंटेंसिटी के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो हम लोग बोलेंगे सबसे पहले R स्क्वायर दिस इज इक्वल A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। लेकिन यदि हम लोग याद करते हैं तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I इक्वल हाफ रो ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर V। This mean intensity is directly proportional to amplitude square. इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो हम लोग बोलेंगे I रिजल्टेंट दिस इज इक्वल I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi। cos phi is negative। जब हम लोग बात करते हैं कि मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी तो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए फॉर मिनिमम इंटेंसिटी हमारे पास कहना होता है cos phi must be minimum with negative sign। और जब ऐसा हो गया तो cos phi दिस विल बी मिनिमम विथ नेगेटिव साइन दिस इज -1 और इसके लिए phi की वैल्यू हो जाती है पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई एंड सो ऑन 2n - 1 इंटू पाई। क्या होगा इसकी वजह से? तो हमने बोला कि जब ऐसा हो गया तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड R इक्वल अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ पाई। R इक्वल अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2
एंड r इक्वल अंडर रूट में a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, दिस विल कॉज रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड r इक्वल a1 माइनस a2, a1 माइनस a2 मतलब जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड होगा, जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड होने वाला है वो एम्पलीट्यूड का डिफरेंस होने वाला है। दिस इज द डिफरेंस ऑफ एम्पलीट्यूड। जो बड़ा एम्पलीट्यूड है उसमें से छोटे एम्पलीट्यूड को माइनस करेंगे। और जब ऐसा हो गया तो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से कह के रखा हुआ है एम्पलीट्यूड स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, इसीलिए एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ इंटेंसिटी। और इसीलिए हम लोग कहेंगे अंडर रूट में रिजल्टिंग इंटेंसिटी I इक्वल अंडर रूट में I1 माइनस अंडर रूट में I2 पूरे का मॉड, I इक्वल अंडर रूट में I1 माइनस अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर। ये तो हमारे पास में इंटेंसिटी आई, ये तो हम लोगों ने बेसिकली मैथमेटिकल पार्ट किया। लेकिन अब जरा सोच के देखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है। सपोज दो लाइट इक्वल एम्पलीट्यूड की है, सपोज दो लाइट इक्वल एम्पलीट्यूड की है तो जो रिजल्टिंग वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, a माइनस ए, दिस इज जीरो। रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड जीरो होने का मतलब एम्पलीट्यूड जीरो हो गया तो इंटेंसिटी मस्ट बी जीरो। इंटेंसिटी जीरो होने का मतलब देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ लाइट। देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ लाइट मतलब एब्सेंस ऑफ लाइट मतलब फुल डार्कनेस। दिस इज द रियली यूनिक फेनोमेना कि लाइट किसी एक जगह पर जा रही है, पहुंच रही है, लेकिन वहां पर डार्कनेस प्रोड्यूस हो रहा है। बहुत ही यूनिक फेनोमेना है कि लाइट वहां पर पहुंच रही है लेकिन वहां पर डार्कनेस प्रोड्यूस हो रहा है। खैर ठीक है, देखते हैं आखिर ये हमारे पास में रिजल्टिंग इंटेंसिटी के लिए बात मैं करना चाहूँगा। तो हम लोग बात करते हैं कि फॉर इक्वल एम्पलीट्यूड A1 इक्वल A, A2 इक्वल ऑल्सो A, तो ऐसे वक्त में रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड R इक्वल मॉड ऑफ A1 माइनस A2, R इक्वल A माइनस A, रिजल्टिंग ज़ीरो, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड इज ज़ीरो। और इसीलिए रिजल्टिंग इंटेंसिटी दिस इज इक्वल अंडर रूट में I1 माइनस रूट में I2 पूरे का होल स्क्वायर। क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम है इसका मतलब है I1 इक्वल I एंड I2 इज ऑल्सो इक्वल I। और इसीलिए I नेट, I रिजल्टिंग दिस इज इक्वल रूट में I माइनस रूट में I पूरे का होल स्क्वायर, रिजल्टिंग इंटेंसिटी दिस इज इक्वल ज़ीरो। बहुत ही क्लियर है। दिस मीन ऑन स्क्रीन डार्क फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड, darkness is obtained। स्क्रीन पे कंप्लीट डार्कनेस मिलने वाला है, स्क्रीन पे कंप्लीट डार्कनेस मिलने वाला है मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखने वाला है। और ये एक बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग फेनोमेना। हमने बोला कि यहाँ पर जस्ट पाथ डिफरेंस के लिए बात करें, पाथ डिफरेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है x इक्वल लेमडा अपॉन 2 इंटू फाइव। लेकिन फाई की वैल्यू हमारे पास जैसा कि हमने देखा था, बट फाई इज पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 2n माइनस 1 पाई।
इसी तरह से पाथ डिफरेंस x इक्वल लेमडा बाई 2 पाई इंटू 5 के जगह पर पाई लिख दिया तो लेमडा बाई 2, 3 पाई को रख दिया तो 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, 7 लेमडा बाई 2 एंड सो ऑन 2n-1 लेमडा बाई 2। हमारे पास में इस तरह के फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस आएंगे तो हम लोग कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करने वाले हैं। इस तरह से कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करने वाले हैं। यहाँ पर हमें कुछ भी ब्राइटनेस जैसा नहीं मिलने वाला है। हमारा कहना हुआ कि जब यहाँ पर कंप्लीट डार्कनेस मिलने वाला है तो अब आखिर ये इंटरफेरेंस को हम लोग एक बार हम लोग का कहना है कि इंटेंसिटी 4i हो जाएगी, एम्पलीट्यूड 2a हो जाएगा, और ऑन द अदर हैंड हम लोग यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं कि फुल डार्कनेस, एम्पलीट्यूड 0, इंटेंसिटी 0। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? हमने कहा कि आइए देखते हैं इसको। एक हमारे पास का वेव प्रोपोगेशन की एक्सिस है, वेव प्रोपोगेशन की एक्सिस, और ये रिजल्टिंग, ये है हमारे पास में रिजल्टिंग वेव। एक पहला वाला वेव हमारे पास कुछ इस तरह से है, दूसरा वाला वेव वो भी कुछ इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं, दूसरा वाला वेव वो भी कुछ इस तरह से प्लान हो रहा है। हमने बोला कि आखिर ये जो हमारे पास का वेव है उसको हम लोग किस तरह से नोटिस करें, तो मैंने कहा कि ये जो हमारे पास का फर्स्ट वाला वेव है वो कुछ इस तरह से है, सेकेंड वेव को हम लोग देखते हैं। सेकेंड वेव हमारा कुछ इस तरह से प्लान किया हुआ है। ये जो हमारे पास में येलो एंड ग्रीन लाइंस है ये बेसिकली हमारे वेव के डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, in case of कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में क्या होने वाला है, तो हमने कहा कि ये जो हमारे पास का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो हमें बताएगा कि हमारे पास जो वेव है, 2 मिनट के लिए हमें इसको वापस से एक बार एडिट करना होगा। इसे आप थोड़ा सा इस वीडियो को जो भी डायग्राम बनाने वाला हूँ इसको रिकॉर्डिंग में ही आप रिवर्स करवा लीजिएगा। रिकॉर्डिंग में बोल भी रहा हूँ, आप रिकॉर्डिंग में रिवर्स करवा लीजिएगा। मैं सेम वापस से शुरू कर रहा हूँ, 2 मिनट का 1 मिनट का होगा शायद। ठीक है, हमने कहा इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक मैंने वेव फॉर्म बनाया, ये हमारे पास का एक वेव फॉर्म है। दूसरा मैंने एक और वेव फॉर्म बनाया, ये मेरे पास का दूसरा वेव फॉर्म। और इन दोनों वेव के सुपरपोजिशन के रिजल्ट से हमारा एक रिजल्टिंग वेव बनने वाला है। हमने कहा कि यहाँ पर हमारे वेव में ये हमारी लाइंस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है। मीन पोजीशन से क्या डिस्प्लेसमेंट है उसे ये वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह से सेकेंड वेव में मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट को डार्क ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट कर रही है।
क्योंकि ये कंप्लीटली सेम फेज में दिख रहा है तो हम लोग कहेंगे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बाद बहुत ही फेयर वर्क है। आप इसे समझ सकते हैं कि एक ही टाइम इंस्टेंट पर दोनों के दोनों पॉजिटिव साइकिल, सेम टाइम इंस्टेंट पर अब दोनों के दोनों नेगेटिव साइकिल फॉर्म करेंगे, सेम टाइम इंस्टेंट पर फिर से दोनों पॉजिटिव एंड सेम टाइम इंस्टेंट पे दोनों के दोनों नेगेटिव। ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। अब हम लोगों का कहना हुआ कि जब ये दो वेव सुपर इम्पोज होती है और ये एक न्यू वेव को फॉर्म करती है तो ये जो न्यू वेव है उसका पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट दोनों वेव का सम होगा। मतलब ये जो न्यू वेव बन रही है वो कुछ इस तरह से बनेगी। अंडरस्टूड सी बात है कि हमें ये क्लियर दिख रहा है कि किसी भी टाइम इंस्टेंट पे किसी भी साइकिल में देखें तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दोनों वेव से ज़्यादा ही है। हमने कहा कि जैसे ये है मेरे पास का पहला, यहाँ पर इसके लिए पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट y1, यहाँ पर हमारे पास का पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट किसी भी एक टाइम इंस्टेंट पर y2, तो उन दोनों के सुपरपोजिशन रिजल्ट के वजह से रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट y, दिस इज इक्वल y1 प्लस y2, रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट y इक्वल y1 प्लस y2। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसी की वजह से एम्पलीट्यूड r इक्वल a1 प्लस a2। बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। हम लोग इससे बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे कि दोनों पॉजिटिव मिलकर के रिजल्टिंग वेव को मोर पॉजिटिव बनाया। लेकिन इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में क्या होने वाला है आइए देखते हैं। ये है मेरे पास का पहला वेव, ये है मेरे पास का पहला वेव, वेव फॉर्म देखते हैं। ये है मेरे पास का पहला वेव का वेव फॉर्म, नंबर सेकंड वेव, नंबर सेकंड वेव हम लोगों के पास है। देखते हैं ये वेव फॉर्म कुछ ऐसा है। दोनों के फेज में फेज डिफरेंस बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि दोनों के बीच का एक स्ट्रॉन्ग फेज डिफरेंस है। ये जो फेज डिफरेंस है जहां पर ये पॉजिटिव साइकिल बना रही है, सेम जगह पर दूसरी वेव नेगेटिव साइकिल बना रही है, और जहां पर ये नेगेटिव साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है सेम जगह पर दूसरी वेव पॉजिटिव साइकिल फॉर्म कर रही है। मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि दोनों वेव एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होने को बता रही है। दूसरे वेव के लिए इसी वक्त नेगेटिव साइकिल, जब ये नेगेटिव तो इधर की तरफ पॉजिटिव साइकिल, इधर नेगेटिव साइकिल, ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड में पॉजिटिव साइकिल। आप देखिए जिस वक्त में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो ये वाला पॉजिटिव, जिस वक्त में ये पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा y इक्वल y1 प्लस y2। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा, एक पॉजिटिव है एट द सेम टाइम दूसरा नेगेटिव है तो रिजल्ट विल डिक्रीज। हमने बोला यहाँ पर
ये है हमारे पास का y2, ये है हमारे पास का y1। तो ऐसे वक्त में जो हमारा रिजल्टिंग वेव होगा, ये रिजल्टिंग वेव हो जाएगा कुछ इस तरह से, एंड दिस मस्ट बी y1, दिस मस्ट बी y1 माइनस y2। दिस मस्ट बी y1 माइनस y2, रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट दिस इज y1 माइनस y2। और क्योंकि y1 माइनस y2 है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि ये जो वेव है इसका डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो गया। r इक्वल a1 माइनस a2, r इक्वल a1 माइनस a2 था, है और रहेगा। r इक्वल a1 माइनस a2 था, है और रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही क्लियर दिख रहा है। यहाँ पर ये पॉजिटिव, एट द सेम टाइम दिस विल बी नेगेटिव। और ये हमारे बहुत ही क्लियर तरीके से इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर रहा है, जिसमें हमने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये बोला एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने की वजह से इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। इंटेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से जहाँ पे ब्राइट बनना चाहिए वहाँ पर इस बार क्या बन रहा है, डार्क बन रहा है। हमारा कहना हुआ कि रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड डिक्रीसेस। हमने बोला कि अब हमारे पास में इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ सोर्स होने चाहिए। वेरियस टाइप्स ऑफ सोर्स डिपेंडिंग अपॉन शेप ऑफ सोर्स, हम लोगों ने अलग अलग तरह के वेव फ्रंट के प्लान किए, अलग अलग तरह के चीज़ों को हमने प्लान किया। सबसे पहले हमारे पास में आता है कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स क्या है? कोहेरेंट सोर्स, तो कोहेरेंट सोर्स कहने का ये मतलब है कि ऐसे सोर्स जो किसी सेम सोर्स से प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, 100% सेम, जिनके को फेज डिफरेंस कांस्टेंट हैं, 100% सेम होना। फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस में तो कोई कंप्रोमाइज ही नहीं होना चाहिए। So two sources are said to be coherent if they emit light of wave of same frequency and start with same phase or have a constant phase difference. सर ये सिंपल तरीके से पॉसिबल नहीं होता। बोलोगे सर दो बल्ब हमने लगा दिया सेम पावर के, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कोई भी दो वेव में कुछ ना कुछ तो माइनर डिफरेंस होगा ही होगा। दो बल्ब हमने सेम वॉटेज का लगाया, ये एश्योर्ड नहीं कर सकते कि दोनों एग्जैक्टली सेम वॉटेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। हो सकता है कुछ 19.99 वॉटेज प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा 19.56 प्रोड्यूस कर रहा है। ये जो वॉटेज है इसमें फ़र्क आ रहा है। इनके जो लाइट एमिट कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ अलग अलग हो सकती है। लाइट एमिट करने की वेवलेंथ अलग अलग होना मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इतनी सारी वेरिएशंस के साथ वी कैन नॉट कन्फर्म दैट कि टू सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट। बिल्कुल भी हम लोग इस बात को कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि दो सोर्सेस हमेशा कोहेरेंट होंगे। इसीलिए हमने बोला कि जब भी हम लोग कोहेरेंट सोर्सेस के लिए प्लान करेंगे तो हम लोग इसे सिंगल सोर्स से प्रोड्यूस करने वाले हैं। जब हम एक ही सोर्स से दो अलग अलग, एक ही लाइट सोर्स से दो अलग अलग सोर्स को इल्यूमिनेट करेंगे तो ऐसे वक्त में उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी और उनके पास एक अपना कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। नंबर 2 हमारे पास है इनकोहेरेंट सोर्स। इनकोहेरेंट सोर्स मतलब फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी, और क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी नहीं होगा। देखिए हमारे कहना हो रहा है कि ये सेम फेज में तो नहीं होंगे और कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि एटम कैन नॉट इमिट लाइट वेव in same phase. These sources are said to be incoherent.
और दूसरी बात, इनकोहेरेंस तब भी आ जाएगी जब दोनों के दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होंगे। अलग अलग फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फेज डिफरेंस, ये सारे के सारे जो है इनकोहेरेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोगों ने कहा कि यहां पर दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं, एक लैंप 1 एक लैंप 2, तो ये कभी भी कोहेरेंट सोर्स नहीं बनाएंगे, ये सोर्स हमेशा कैसे रहेंगे, इनकोहेरेंट। और यदि हमें कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए तो हमने बनाया एक सोर्स, सोर्स के सामने हम लोगों ने रखा दो स्लिट को, एक है हमारे पास का स्लिट 1, दूसरा है स्लिट 2, स्लिट 1 एंड स्लिट 2। जब ऐसा हमने लिया तो हमने बोला कि सेम सोर्स से निकलने वाले वेव फ्रंट, सेम सोर्स से निकलने वाले वेव फ्रंट जब इन दोनों स्लिट से टकराएंगे, इन दोनों स्लिट से टकराएंगे तो ये दोनों स्लिट जो हैं ये दोनों स्लिट इल्यूमिनेट करेंगे, और इल्यूमिनेशन की वजह से ये जो लाइट प्रोड्यूस करेगी ये कैसे हो जाएंगी, कोहेरेंट लाइट। मैंने यहाँ पे इस तरह का कर्व बना करके इनके कोहेरेंट सोर्सेस के वेव फ्रंट को प्लान किया है। ये जो कर्व लाइन है ये सोर्स से निकलने वाली लाइट के वेव फ्रंट्स को प्लान करते हैं।